हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस में। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। Introduction. Medical microbiology is the branch of medicine that deals with the study of microorganisms। मतलब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत रहती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इनविजिबल, मतलब वो दिखाई नहीं देते हैं। टू द अनएडेड आई मीन्स आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। डेफिनेटिव नॉलेज अबाउट देम हैड टू अवेट द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। इनकी नॉलेज के लिए और इनकी डेवलपमेंट को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड रहती है। द रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। माइक्रोबायोलॉजी का एक और रोल है कि इसका ह्यूमन हेल्थ में क्या रोल है और इसके डिजीज में क्या है। इट ऑल्सो कंसर्न विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शन डिजीजेस। मीन्स माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के बारे में भी स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं ट्रीटमेंट की इन्फेक्शन कैसे हुआ है, इन्फेक्शन कॉज कराने वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड पैरासाइट। This is the pictures of bacteria, this is the pictures of fungus, this is the pictures of virus and this is the pictures of parasite। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की वेरियस टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं। जैसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स में हम लोग जनरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं, वायरोलॉजी पढ़ते हैं, माइकोलॉजी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग पैरासिटोमोलॉजी पढ़ते हैं। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ की उसकी स्टडी करते हैं। जैसे बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी, मतलब बैक्टीरिया का साइज़ क्या है, शेप क्या है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक पढ़ते हैं, डिसइंफेक्शन टेक्निक पढ़ते हैं। इसके अलावा कल्चर आइडेंटिफिकेशन मेथड्स के बारे में जानते हैं। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी में वायरसेस की स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी में फंगस की और पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स भी वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ भी होते हैं, हेलमिंथीज भी होते हैं। इम्यूनोलॉजी से हम लोग इम्यून सिस्टम निकल के आता है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में जानते हैं इम्यूनोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी से बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है, तो बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया की पढ़ते हैं। बहुत टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, वेरियस टाइप के, सबका डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट शेप होता है, सब अलग अलग तरह से बीमारी कॉज कराते हैं। वायरोलॉजी से वायरसेस आ गया, माइक्रो का मीन्स फंगस यानी फंजाई, फंगस हो गया। हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही सेंचुरीज पहले ही इसकी परिकल्पना कर दी गई थी। माइक्रोबायोलॉजी में जो योगदान देने वाले साइंटिस्ट थे वो थे एंटोनी वॉन फिलिप्स वॉन लीवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, जोसेफ लिशन, रॉबर्ट कॉच एंड द लास्ट इज पॉलरनिक। एंटोनी फिलिप्स वॉन लीवेनहॉक he was the first scientist who observed bacteria। मतलब ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया देखा था एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और भी अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए, उसके डेवलपमेंट को पता लगाने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत रहती है। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने एक सिंगल लेंस का यूज़ करके एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, और उसमें एक छोटा ऑर्गेनिजम्स देखा जिसका नाम बदिया लिटिल एनी मैल्क्यूल्स।
तो क्वेश्चन आता है कि ये फर्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो हम बताएंगे एंटोनी फिलिप्स वॉन लीवेनहॉक। सेकेंड है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ही डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड, the smallpox vaccine. He used the cowpox virus to immunize children against smallpox from while the Proton vaccine has been derived. सबसे पहली वैक्सीन डेवलप करने वाले, वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन डेवलप करने वाले एडवर्ड जेनर थे। इन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काउपॉक्स वायरस को यूज़ करके एक वैक्सीन डेवलप की। बच्चों में स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है और जो होती थी, तो उसको इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए, उस वायरस को मारने के लिए काउपॉक्स वायरस का यूज़ करके एक वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। वैक्सीन टर्म डेवलप करने वाले भी एडवर्ड जेनर ही थे। This is a picture showing Edward Jenner vaccinating a child. This is Edward Jenner. Edward Jenner बच्चे में वैक्सीन देते हुए यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन था, तो काउपॉक्स वायरस की वैक्सीन इसके अंदर इंजेक्ट करके इसके अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई ताकि हम स्मॉल पॉक्स वायरस को प्रिवेंट कर सके, रोक सके, उस बीमारी को रोक सकें। लुईस पास्चर, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे। हम बताएंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर थे। He had proposed the principle of fermentation for preservation of food. फूड को कई टाइम तक प्रिजर्व करके रखना, उसको स्टोर करके रखने के लिए एक जो प्रिंसिपल दिया फर्मेंटेशन का, वो देने वाले भी यही लुईस पास्चर थे। He introduced the sterilization technique. इन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स बताई कि हम बैक्टीरिया को जो हमें इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, बीमारी कॉज कराते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, मारने के लिए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दी इन्होंने। और इन्होंने स्टीम स्टेरिलाइजर भी डेवलप किया, हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके बारे में एक एक चीज़, हॉट एयर का प्रिंसिपल क्या होता है, हॉट एयर ओवन का प्रोसीजर क्या है, और कितने टेम्परेचर तक ये होल्ड रहता है, क्या टाइम रहता है इसका, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। बट अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि लुईस पास्चर ने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दी, स्टीम स्टेरिलाइजर डेवलप किया, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव जैसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया, बताया। ही डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इन्होंने मिल्क पास्चराइजेशन मेथड डेवलप किया। ही हैड ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट द सेवरल डिजीजेस। इन्होंने और भी वैक्सीन्स बनाई डेवलप की, किसके अगेंस्ट, अलग अलग तरह से जो डिजीजेस फैलती हैं, डिजीजेस को रोकने के लिए इन्होंने, जैसे एंथ्रैक्स बैसिलाई से डिजीज़ कॉज होती है, कॉलरा से डिजीज़ कॉज होती है, रेबीज से, उसको रोकने के लिए इन्होंने वैक्सीन डेवलप की। ही डिस्प्रूव द जर्म थ्योरी ऑफ He disproved the theory of spontaneous generation of disease and postulated the germ theory of disease. इन्होंने germ theory of disease को भी डिस्क्राइब किया, बताया। This is the pictures of Louis Pasteur. Liquid media concept, he used nutrient broth to grow microorganism. Nutrient broth, nutrient एक तरह का मीडिया होता है। अब वो दो तरह के मीडिया होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। ब्रॉथ का मतलब होता है लिक्विड, यानी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का यूज़ किया और यूज करके उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस। इनको हम लोग फाउंडर ऑफ पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। ये फाउंडर थे पास्चर इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट है जोसेफ लिशर। जोसेफ लिशर को हम लोग फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, कंसिडर किया है, इनको माना गया है कि ये एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर है। He had observed that post operative infections, इन्होंने देखा कि ऑपरेशंस के बाद भी इन्फेक्शंस डेवलप हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया। डिसइंफेक्टेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरह किल नहीं कर सकते, बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या को घटा सकते हैं, उसके नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से किल नहीं कर सकते हैं।
सच किसका यूज़ करके, डायलूटिक कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके, सर्जरी टू स्टरलाइज द इंस्ट्रूमेंट, और जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट होते थे उसको भी स्टरलाइज करवाया, वुंड को क्लीन करवाया। ये सब ऑब्जर्व किया इन्होंने, ये सारी चीज़ें देखी कि वुंड में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको कैसे क्लीन करना है, किससे, कार्बोलिक एसिड से, ताकि इसमें और इन्फेक्शन डेवलप ना हो। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉच। ही इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया फॉर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इंट्रोड्यूस सॉलिड मीडिया को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? रॉबर्ट कॉच। किसका यूज? बैक्टीरिया को कल्चर करवाया उसके ऊपर, और जब बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर करवाते हैं तो उसको कॉलोनी डेवलप होती है, उस कॉलोनी की हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं, और He also introduced method for isolation of bacteria and pure culture। इसके अलावा इन्होंने एक ये भी मेथड बताया कि बैक्टीरिया को हम आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं प्योर कल्चर प्लेट पे। He described hanging drop method for testing mortality। हैंगिंग ड्रॉप मेथड एक तरह का एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया का मूवमेंट देखते हैं कि बैक्टीरिया मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है, मतलब वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। आगे ये डिस्कवर्ड बैक्टीरिया सच एज एंथ्रेक्स बैसिलाई। इसके अलावा बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, जैसे एंथ्रेक्स बैसिलाई की डिस्कवरी की, ट्यूबरकल बैसिलाई जो ट्यूबरक्लोसिस कराता है, कॉलरा बैसिलाई। नेक्स्ट है ही इंट्रोड्यूस स्टेनिंग टेक्निक बाय यूजिंग एनिलीन डाई। मतलब इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस भी करवाया एनिलीन डाई का यूज़ करके। दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉबर्ट कॉच। Koch postulate. Robert Koch had postulated that microorganisms can be accepted as a causative agent of an infectious disease only for 4 criteria fulfilled। रॉबर्ट कॉच ने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पॉजिटिव एजेंट होता है, वो डिजीज़ कॉज कराता है, इन्फेक्शन कॉज कराता है। उसको कॉज कराने के लिए 4 पॉइंट्स दिए। बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ द डिजीज़। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रहता है जहाँ पर डिजीज है, घाव है डिजीज़ का, बीमारी का। सेकेंड, इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म। ये संभव है कि वहाँ से हम ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हैं एक प्योर कल्चर प्लेट पर फ्रॉम द रीजन ऑफ द डिजीज़। The same disease must result when the isolated microorganism inoculated into a suitable laboratory animal। वो सेम डिजीज़ की कॉलोनी आइसोलेट करके अगर हम किसी हेल्थी लेबोरेटरी एनिमल्स में इनोकुलेट करा दें तो हम देखेंगे 4 पॉइंट्स में देखेंगे इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द ऑर्गेनिजम्स इन प्योर कल्चर, कि उसमें भी वही सेम तरह का डिजीज डेवलप हो गया है उस हेल्थी एनिमल्स में, और दोबारा से हम उसको वहाँ से री आइसोलेट करके ऑर्गेनिजम्स को प्योर कल्चर प्लेट पे कल्चर करा सकते हैं डिजीज का, और दोबारा से डिजीज डेवलप हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको पिक्चर्स में कॉज पोस्टुलेट्स के 4 पॉइंट्स 1 2 3 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक हेल्थी एनिमल है और इस हेल्थी एनिमल में कोई भी रीजन डेवलप नहीं है, बट अगर हम इसका कल्चर कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉलोनी डेवलप नहीं होगी, यानी सिर्फ रेड ब्लड सेल्स है और ये प्योर कल्चर प्लेट है, यहाँ कोई कॉलोनी डेवलप नहीं हुई है। बट यही चीज़ सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये डिजीज एनिमल है, यहाँ पे लीजन है, यानी यहाँ पे इस लीजन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर इसका लीजन्स उठाकर अगर हम कल्चर प्लेट के ऊपर कल्चर कराएं तो हम नेक्स्ट डे देखेंगे 24 आवर्स के बाद कि उस पर कॉलोनी डेवलप हो गई है। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये बैक्टीरिया कॉलोनी। अगर इसी कॉलोनी को हम दोबारा से किसी हेल्थी एनिमल में इनोकुलेट कराएंगे तो इसमें भी सेम तरह का लीजन डेवलप हो जाएगा और दोबारा से हम डी आइसोलेट करके दोबारा से कल्चर प्लेट के ऊपर कॉलोनी को डेवलप करा सकते हैं। तो कॉज पोस्टुलेट्स ने बेसिकली उसकी 4 चीज़ें बताई कि अब जहाँ पे लीजन डेवलप है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कॉलोनी उठाकर पिक करके हम किसी हेल्थी एनिमल्स में उसे इनोकुलेट कराएं तो वहाँ पर भी सेम तरह का लीजन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलन लिंक।
पॉल एहरलिच ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। ही ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी, इन्हें हम लोग फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इस कंट्रीब्यूशन एज फॉलोज, इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए, इन्होंने भी अपना योगदान दिया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच में। जैसे ही वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बैसिलस, इन्होंने बताया कि एक बैक्टीरिया है ट्यूबरकल बैसिलाई जो कि ट्यूबरक्लोसिस कराता है, वो नेचर में एसिड फास्ट होता है। क्यों होता है इसका आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ ZNS ट्रेनिंग में, उसमें मैंने बताया है आपको कि ट्यूबरकल बैसिलाई एसिड फास्ट नेचर का क्यों होता है। ही डेवलप टेक्निक्स टू स्टेन टिश्यू एंड ब्लड सेल्स, इन्होंने और भी टेक्निक्स डेवलप की जिससे हम टिश्यू में स्टेनिंग कर सकते हैं, ब्लड सेल्स स्टेन कर सकते हैं। ये प्रपोज्ड आ टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन इंट्रैक्शन, इन्होंने बताया कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं, एंटी टॉक्सिन्स क्या होते हैं, Ehrlich phenomena, and also introduce methods of standardizing toxin and antitoxin. He proposed the side chain theory of antibody production. इसके अलावा इन्होंने एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए साइड चेन थ्योरी भी बनाई, प्रपोज की। और भी अगर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे हांस टिशनग्राम इन 1884, चार्ल्स चैम्बरलैंड, अर्नेस्ट रस्का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गुड पास्चर। अर्नेस्ट रस्का को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के फाउंडर बोलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यूज़ किया था, इन्होंने डिस्कवरी की थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की। गॉड पास्चर ने डिस्क्राइब किया था वायरल कल्चर टेक्निक, इस पे चिक एम्ब्रियो पे। बारबरा मैक्लिंटॉक डिस्क्राइब द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया फॉर ट्रांसपोजॉन। नेक्स्ट है कैरी मोलिस डिस्कवर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।